गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक सर्कुलर करंट लूप को एज ए मैग्नेटिक डाइपोल देख लिया है। हमने वहाँ देखा कि जब एक सर्कुलर करंट लूप में करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल हमें मिलेगा। वो हमने कल लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज जब भी मूव करेगा तो वहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रिक करंट भी सर्कुलर ही रहेगा, और उस सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम निकालना चाहते हैं कि कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो देखिए, we all know that electron revolves around a nucleus in circular orbit, circular orbit, which gives us circular current, and corresponding to this circular current there will be a magnetic dipole moment. We have to calculate this dipole moment, और यहाँ पे ये I हट जाएगा, and corresponding to this circular current there will be a magnetic dipole moment, और उसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे हम उसका नाम दे सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। सो सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग about a nucleus or around a nucleus in anti-clockwise direction. So this is the direction of electron revolving in this circular orbit. अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट आएगा। करंट आपको पता है, we know that I equals to charge upon time. Suppose t is the time of this revolution. एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए t टाइम लिया, e उसका चार्ज है, तो करंट आएगा I equals to e upon t। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन
एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से जो हमें करंट मिलेगा बच्चों, वो करंट हमें क्लॉकवाइज मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करे उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलता है। तो करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मान लीजिए कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी रेडियस है r। सपोज r is the radius of circular orbit and v is the uniform velocity। v is uniform velocity जिससे वो मूव कर रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहां से आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। बाई टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम वहां से निकलेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड इसको हमने v नाम दिया, और डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर इसकी रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस बनेगी 2 पाई r, और वही सरकमफ्रेंस लेंथ का काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। सो t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। इस 2 पाई r अपॉन v को यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा e अपॉन 2 पाई r, और साथ में ये हमने रख दिया है v। ये हमारे पास करंट आया है जब वो इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब। अब इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, मान लेते हैं कि म्यू इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हमने उसको डिनोट कराया म्यू से। सपोज म्यू एल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन के केस में म्यू एल इसलिए बोला क्योंकि ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो हमने इसको नाम दिया म्यू एल। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, जिसको हमने एल से एम से डिनोट कराया था, और एम था करंट इनटू एरिया, तो रहेगा ये भी करंट इनटू एरिया, बस हमने इसको डिनोट म्यू एल से करा दिया है। एरिया आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट एंड पाई इज द कांस्टेंट, सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट एंड द करंट इज दिस। If we put these values, we get EV upon 2 pi r into pi r square। कैंसिल आउट करने पे पाई से पाई खत्म होगा, एक r से एक r, ये बनेगा EVR अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया है। ये वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक ऑर्बिट में। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मास से मल्टीप्लाई करा दूं, इलेक्ट्रॉनिक मास से ही डिवाइड करा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हमने इसको EVR अपॉन 2me, और ये बन गया me। m से ही इलेक्ट्रॉन के मास से ही मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन के मास से ही डिवाइड, इससे फर्क ये पड़ा कि E अपॉन 2me, और ब्रैकेट के अंदर बच गया है MEVR। ये जो MVR बन रहा है, ये MVR आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये MVR यही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं EL अपॉन 2me। अब यहां से जो L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, हेयर
L is orbital angular momentum, ये रहेगा। इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो रिवॉल्व कर सकता है, और उन ऑर्बिट्स के लिए कंडीशन ये है कि L इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 वेयर n इक्वल्स टू, ये हम नेक्स्ट आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, 3 up to n। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 केवल उनके लिए ही, उन्हीं ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल हो h अपॉन 2 का। अब यहां अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, यहां पहले l की वैल्यू आप वहां पुट करिए, सो म्यू l इक्वल्स टू e अपॉन 2me और NH अपॉन 2 और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया है, फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटम का मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताए, नील्स बोर ने जो बताया वो नील्स बोर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंडीशन वहाँ से दी और ये कंडीशन हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट की। तो अब यहाँ पे आप देखिए ई एच और एन ई एच अपॉन 4 अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो म्यू एल इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 This is the magnetic dipole moment, or we can say minimum orbital magnetic dipole moment for an electron revolving in its first orbit। n की वैल्यू 1 पुट की, तो n की वैल्यू 1 पुट करने से यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो ये बनेगा। अब यहां पे E आपको पता है, 4 पता है, ME पता है, H एक और कांस्टेंट होता है, ये भी हम आगे आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसकी वैल्यू बता दूंगा आपको। तो जब वो सब वैल्यूज आप यहां पुट करेंगे तो यहां से जो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा उसकी वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट तो आपको पता ही है, यही यूनिट होती है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू कम रहेगी, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते हुए जाएंगे n की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसको हम नाम देते हैं, ये जो वैल्यू हमने यहां से निकाली है ये वैल्यू आई है बोर्स एटॉमिक मॉडल से, ये वैल्यू पुट करने के बाद, तो हम इसको नाम देंगे बोर मैग्नेटोन। दिस इज कॉल्ड हेयर म्यू बी इज बोर मैग्नेटोन and its value is 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा म्यू एल इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालना चाहें तो एन ई एच अपॉन 4 फर्स्ट के लिए आया म्यू बी, सेकेंड के लिए आएगा 2 म्यू बी, थर्ड के लिए आएगा 3 म्यू बी, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट टर्म म्यू बी। इससे वो नंबर मल्टीप्लाई कराते जाइए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सब के लिए आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरह से आप एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे।
उसके बाद आता है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MCG। सबसे पहले ये देख लें कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर काम क्या करेगा हमारे पास। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट मेजर करने के लिए, अगर हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को यूज करें तो ये स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। एमीटर भी करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट अगर हम उसे यूज करते हैं तो वो स्मॉल करंट मेजर करेगा। हाँ, उसमें कुछ चेंज कर दें हम, जो कि आगे करने वाले हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, कुछ ऐड कर दें, कुछ चीज़ें, कुछ और चीज़ कनेक्ट कर दें, तो वहाँ से फिर हम उसमें से लार्ज करंट भी मेजर कर पाएंगे। करंट मेजर हो गया है, रेजिस्टेंस पता हो तो हम वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। इसका मतलब सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करने का काम करेगा। अगर हमने उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो लार्ज करंट भी मेजर करेगा, और लार्ज करंट अब तक हम एमीटर से कर रहे थे, अब गैल्वेनोमीटर भी लार्ज करंट मेजर करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके एमीटर में बदल दिया है, तभी वो लार्ज करंट मेजर कर पा रहा है। साथ में अब वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकता है। इसका मतलब अब वो वोल्टमीटर का भी काम करेगा। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर दोनों अलग अलग कंडीशन में हमें ऑब्टेन होंगे एक गैल्वेनोमीटर से। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कब हमें एमीटर मिलेगा, कब हमें गैल्वेनोमीटर मिलेगा। सबसे पहले इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस used for measuring small current in a circuit, but from moving coil galvanometer we can also obtain ammeter and a voltmeter, but for measuring large current, यहाँ हमारे पास जगह थोड़ी कम बच गई है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, but for measuring large current we can convert galvanometer into an ammeter, एक एमीटर में बदल सकते हैं। सिमिलरली फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस we can convert it into वोल्टमीटर। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के तरीके अलग अलग होंगे, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल पाएंगे और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल पाएंगे। बेसिकली इसका काम आज जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि वो एक स्मॉल करंट ही मेजर कर पाएगा। इस पे हम कल बात करेंगे। अब कैसे स्मॉल करंट मेजर कर पाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में इसके नाम से देखिए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। यहाँ दो चीज़ें, ये डायग्राम जो हमने बनाया है, इस डायग्राम में आप देखिए मेनली आपको दो ही चीज़ें दिखेंगी। एक तो ये रेक्टेंगुलर कोयल जिसमें से करंट फ्लो होगा, और एक हमारे पास ये हॉर्सशू या कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स।
यहां पे हमने कहा है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो दो चीजें हैं, मैग्नेट और कोयल। यहां हमने मैग्नेट को फिक्स रखा है, कोयल को रोटेट कराया, तो हमने इसका नाम दिया मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। दूसरा गैल्वेनोमीटर ऐसा भी है जिसमें हम कोयल को फिक्स रखें और मैग्नेट को रोटेट कराएं या मूव कराएं, तो उसका नाम होगा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। लेकिन यहाँ हम केवल इस पे बात करेंगे जिसमें मैग्नेट फिक्स रहेंगे और कोयल रोटेट करेगी, इसका नाम है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कोयल एक करंट कैरिंग कोयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जो कि प्रोवाइड कराया इस नॉर्थ और साउथ पोल ने। अब अगर ये करंट कैरिंग कोयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग कोयल पे एक टॉर्क अप्लाई होगा। वो आप देख चुके हैं कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वहाँ एक टॉर्क लगता है उस पर, जिसके कारण वो रोटेट करती है। यही प्रिंसिपल इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का है कि जब भी हम एक रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप की कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक टॉर्क उस पर अप्लाई करेगी, जिससे वो रोटेट होगा, और उसी रोटेशन की मदद से ही हम करंट मेजर कर पाएंगे। देखेंगे कि कैसे। तो इसका प्रिंसिपल है it is based on principle that when a current carrying coil placed in a magnetic field it will apply a torque। कौन? वो मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क अप्लाई करेगा। इट विल अप्लाई और इट विल फील, चलो ये लिख लो, देन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन कोयल, और उसी टॉर्क के कारण वो रोटेट करेगी। अब आप देखिए, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ये कोयल है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है, और इस रेक्टेंगुलर कोयल को हमने इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल पे वाउंड कराया हुआ है, लपेटा हुआ है। सो ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। मटेरियल पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस से हट गया है, ये तीनों मटेरियल्स जो कि आगे पढ़ने हैं हमें, लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ और आगे हम उसको करेंगे ज़रूर, भले ही वो हमारे सिलेबस से हट गए हों। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इस सॉफ्ट आयरन कोर की खासियत ये होती है कि ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उस सब मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो थे जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देंगे, बाहर से पास होने देंगे, मतलब वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। फेरो वो होते हैं जो बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते हैं, सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होगा। और इसके अंदर से पास होने से ये फ़ायदा हुआ कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था वो रेडियल फील्ड बन गया है हमारे पास। रेडियल फील्ड का मतलब वो है जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इस सॉफ्ट आयरन ने, देखिए अब इसकी, चलो इसमें लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन।
ए रेक्टेंगुलर loop is wound over a soft iron core and this is placed between, और ये जो अरेंजमेंट हमने कराई रेक्टेंगुलर लूप जिस पे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर से हमने इसको वाउंड कराया, ये रखा हुआ है एंड दिस इज प्लेस्ड between two strong magnets, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रखा है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। सो दिस सॉफ्ट आयरन कोर, दिस सॉफ्ट आयरन कोर, रेडियल का मतलब बताएंगे, दिस सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स दिस फील्ड रेडियल विच इज लिंक्ड विद कोयल, जो कि एक कोयल के साथ लिंक है, उसको रेडियल फील्ड बना देगा। आप देखिए ये फील्ड जो जा रहा है नॉर्थ से और जो साउथ से बाहर निकल रहा है, क्या ये इस रेडियस के अलोंग नहीं है? ये फील्ड रेडियस के अलोंग, ये फील्ड रेडियस के अलोंग, जितने भी फील्ड है वो सब रेडियस के अलोंग है, वो रेडियल फील्ड बना। या हम ये कहें कि ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है इसका कोई ना कोई प्लेन तो होगा। मान लीजिए कि ये XY प्लेन में रखा है ये कोयल, और जो फील्ड जा रहा है वो फील्ड भी XY प्लेन से ही जा रहा है। ये प्लेन जो कि XY या जो रेक्टेंगुलर कोयल जो XY प्लेन में रखी थी, इस कोयल का एरिया यूनिट वेक्टर Z में मिलेगा अगर ये XY में रखी है तो यहां पे जो प्लेन है इस रेक्टेंगुलर कोयल का XY, उसी प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खासियत यह है कि वो हमेशा इस रेक्टेंगुलर कोयल की प्लेन के पैरेलल रहेगा। XY में अगर ये रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड XY में ही रहेगा, Z में नहीं जाएगा। Z में चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया है, लेकिन ये उस प्लेन के पैरेलल रहेगा। मैं एरिया यूनिट वेक्टर नहीं कह रहा हूं, मैं प्लेन के पैरेलल बता रहा हूं। एरिया यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है लेकिन प्लेन के पैरेलल है। जिस प्लेन में ये रखा है उसके ये पैरेलल रहेगा, इसको हम नाम देते हैं रेडियल फील्ड। अब उसके बाद यहां पे जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, उस करंट के कारण इस रेक्टेंगुलर कोयल पे एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण यहां पे ये रोटेट होना शुरू होगा। और इसकी जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में आप देखिए, ये हमने जो M नाम लिख रखा है, ये M, ये मिरर है, और यहां पे हम ये कह सकते हैं दिस इज द लैंप स्केल अरेंजमेंट। ये जहां पे M मैंने लिख रखा है ये सर्कल, ये एक अरेंजमेंट है जिसको हम नाम देते हैं लैंप स्केल अरेंजमेंट। इस लैंप स्केल अरेंजमेंट की मदद से जब ये रोटेट होगा तो कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इस लैंप स्केल अरेंजमेंट की मदद से मेजर कर पाएंगे कि कितना इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ये काम करता है। ये कोयल थी, ये एक टर्मिनल है, ये फास्फोर्स ब्रोंज स्ट्रिप है। ये जो है जो हमने कनेक्ट करा रखी है, दिस इज द फास्फोर्स ब्रोंज स्ट्रिप, और ये एक स्प्रिंग है। जो ये कोयल थी रेक्टेंगुलर, इसका फर्स्ट टर्मिनल तो इस फास्फोर्स ब्रोंज स्ट्रिप से कनेक्ट है, दूसरा इस स्प्रिंग से कनेक्ट है।
जब ये रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। और यहां से अब आप देखिए इसकी थ्योरी को हम देखें तो थ्योरी क्या बनेगी। अगर इस अरेंजमेंट का केवल हम ये अपर पार्ट देखें, ये सर्कुलर पार्ट, तो ये सर्कुलर पार्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने सिर्फ अपर पार्ट देखा है। जैसे ये एक सिलेंडर है, इस पे हमने ऐसे वायर्स को लपेटा हुआ है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे। तो अगर मैं केवल इसके ऊपर से देखूं तो मुझे केवल ये सर्कुलर रीजन दिखेगा, और इस सर्कुलर रीजन पे ऐसे ऐसे जाके ये कोयल्स, ये ट्रंस ऐसे गए हुए हैं। तो हमने सिर्फ इसका अपर पार्ट दिखाया हुआ है, और इसमें हमने ये एक नीडल कनेक्ट कर रखी है। आपने देखा भी होगा लैब में कई बार, ये एक नीडल है, यहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर करंट लेफ्ट टू राइट है तो इसका डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ आया तो राइट टू लेफ्ट के लिए इसका डिफ्लेक्शन जीरो से इस तरफ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन आएगा। सो ये अपर पार्ट से हम इसको देख रहे हैं, अपर फेस से इसको देख रहे हैं। पूरा देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां पे आप देखिए थ्योरी इसमें क्या है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हमें पता है कि एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू आती है NIA, और ये बनता है साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। NIA, B is the magnetic field and sin theta. Theta is the angle between area unit vector and magnetic field. मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस प्लेन के पैरेलल रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस प्लेन के एरिया यूनिट वेक्टर पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो एंगल थीटा 90 डिग्री रहेगा, और एंगल 90 डिग्री तो साइन 90 बनेगा हमारे पास 1। तो यहां से टॉर्क इक्वल्स टू NIAB। ये टॉर्क लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड B के कारण इस रेक्टेंगुलर कोयल पे, जिसका एरिया A है और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है I। अब जैसे ही ये करंट फ्लो होगा टॉर्क लगा, और जैसे ही ये टॉर्क लगेगा ये रेक्टेंगुलर कोयल रोटेट होने लगेगी। ये रेक्टेंगुलर कोयल रोटेट होगी तो इस स्प्रिंग में एक रोटेशन आएगा, एक ट्विस्ट आएगा, और उस ट्विस्ट के कारण इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होना शुरू होगा। आपको पता है कि जब भी हम एक स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हैं अगर F फोर्स से, तो इस पे अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही अंदर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे हम माइनस साइन भी यूज कर लेते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स बाहर की तरफ, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ, या ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट तो बाहर की तरफ हो रहा था लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। इसको मैं FR लिख देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये आपने पढ़ रखा है +1 में, तो वो बनेगा -KX। सिमिलरली अगर यहां पे हमने लीनियर फोर्स या फोर्स लगाया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स ही हमें मिला। अब अगर हम यहां टॉर्क लगा रहे हैं तो इस टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा नाउ ड्यू टू दिस टॉर्क there will be restoring torque. There will be restoring torque in the spring, in the
spring and its value is torque equals to, जितना ज़्यादा ये रोटेशन देता जाएगा उतना ही ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा और उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता जाएगा। एक टाइम पे जाके धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये टॉर्क की वैल्यू तो सेम मिलेगी, कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सब चीज़ें कांस्टेंट, लेकिन इस टॉर्क के कारण एक स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है धीरे धीरे और वो बढ़ रहा है। एक टाइम पे जाके हम देखते हैं कि ये जो टॉर्क था इसकी वैल्यू उस रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो गई है, और जैसे ही दोनों बराबर होंगे अब ना ये रोटेट कर पाएगा ना वो होने देगा। उस टाइम पे जाके जहां वो कोयल थी वहीं रुक गई है, और इस कोयल के साथ हमने ये नीडल कनेक्ट कर रखी है। जब ये दोनों रिस्टोरिंग टॉर्क और ये टॉर्क बराबर होंगे उस कंडीशन पे मान लो अगर हमारे पास ये नीडल यहां आ गई है तो हम यहां से देख लेंगे कि ये नीडल इस पॉइंट पे है, तो इतना करंट उस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ने मेजर किया है, इतना करंट है जो हम मेजर कर चुके हैं। सो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास आया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस स्प्रिंग, रोटेशन से जो ट्विस्ट आया है वो। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा, वेयर के इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन थीटा मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट। एक यूनिट ट्विस्ट में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसको हमने नाम दे दिया है के। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी और जब भी आप वीडियो वगैरह देखें तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नोटबुक ज़रूर लेके बैठें, अलर्ट मोड पे बैठें। ये मूवी नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी, ओब्वियसली आपको नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि आधी नींद की पोजीशन में तो हम वैसे ही होते हैं, लेट कर देखते हैं, ऊपर से ये चल गया तो फिर कंफर्म नींद आएगी। तो आप थोड़ा अलर्ट होके और नोटबुक साथ लेके देखेंगे, उसमें साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपका माइंड की कंसंट्रेशन भी वहाँ रहेगी और नींद भी नहीं आएगी। अब देखिए, नाउ वी गेट एन आई ए बी इक्वल्स टू के थीटा। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लें सो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा एन आई ए बी अपॉन के। ये वो ट्विस्ट है जो इस करंट आई के फ्लो होने से टॉर्क के कारण आया, ये वो ट्विस्ट है थीटा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है एन आई ए बी इक्वल्स टू के थीटा, इसको के थीटा भी लिख सकते हो, के फाई भी लिख सकते हो। थीटा हमने यहाँ ले लिया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा अलग था, ये थीटा अलग है। आप चाहें तो यहाँ फाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के फाई भी आ सकता है। सो अब देखिए, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं ये लिखूं थीटा अपॉन आई, सो थीटा अपॉन आई हमारे पास बनेगा, और थीटा अपॉन आई तो ये हमारे पास बनेगा एन ए बी अपॉन के। ये जो हमारे पास रेशियो आया है थीटा अपॉन आई, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। ये जो आया हमारे पास दिस इज करंट सेंसिटिविटी, इसको हम नाम देंगे
करंट सेंसिटिविटी, मतलब करंट फ्लो होने से इस थीटा में एंगुलर डिफ्लेक्शन आ रहा है। देखिए जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये नीडल यहाँ से यहाँ चली गई है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल कुछ चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज होगा? अगर कम करंट फ्लो करने से थीटा बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो थीटा अपॉन आई है ये उस करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करेगी कि करंट फ्लो होने से कितना डिफ्लेक्शन होगा। आई करंट फ्लो हो रहा था, आप देखिए यहाँ से आई इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी और थीटा, ये सब फैक्टर कांस्टेंट है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा की जगह फाई भी ले सकते हैं, वो थीटा अलग था ये अलग है। यहाँ पे आप देखिए जितना ज़्यादा करंट डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा। आई करंट के लिए डिफ्लेक्शन थीटा, यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना? थीटा अपॉन आई। इट इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज deflection produced when a unit current is passed through coil. When a unit current is passed through the coil, इसको हम नाम देंगे करंट सेंसिटिविटी। अगर यूनिट की हम इसकी बात करें थीटा एंगल आई करंट, तो ये बनेगी रेडियन पर एम्पियर। इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी रेडियन एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आएगी। उसके बाद अब हमारे पास करंट हमने निकाल लिया है। अगर मैं इस करंट से रेजिस्टेंस पता हो, करंट हमें पता है, तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं इसके कोरस्पोंडिंग। तो ये जो थीटा आया था इस करंट के कोरस्पोंडिंग, उस करंट के कोरस्पोंडिंग कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं थीटा ये कहूँ कि थीटा अपॉन वी, मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड when a unit voltage is applied across the two terminals of galvanometer। इस गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल्स के बीच जब मैं एक यूनिट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमने अब की बार सीधा उस डिफ्लेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकालनी है। सो ये जो रेशियो आया है थीटा अपॉन वी, जब थीटा अपॉन आई था तो हमने इसका नाम दिया था करंट सेंसिटिविटी, इसका हम नाम देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, और यहां पे हम इसको नाम दे सकते हैं आई एस, करंट सेंसिटिविटी, और ये बनेगा वी एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड when 1 volt potential difference is applied across the ends of conductor. When 1 volt potential difference is applied across the ends of conductor, ends of galvanometer, या between two terminal of galvanometer, तो ये बनेगा थीटा अपॉन वी। वी को मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, ये मैं लिख सकता हूँ।
यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे वी एस इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी की जगह आई आर, ये हमने लिख दिया है। अब थीटा अपॉन आई हमारे पास था आई एस, करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आई है एन ए बी अपॉन के और साथ में आर। अब यहां से आप देखिए कि करंट सेंसिटिविटी तो आ गई है एन ए बी अपॉन के आर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी तो ये आ गई है, करंट सेंसिटिविटी आई है एन ए बी अपॉन के। अब अगर मैं इन नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से हमारे पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आप देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? यहां भी वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। अगर एक टर्न का रेजिस्टेंस 1 ओम तो 2 का 2 ओम, क्योंकि सेम मटेरियल है। 3 का 3 ओम, 4 का 4 ओम। 4 नंबर ऑफ टर्न्स किए तो रेजिस्टेंस 4 बनेगा, 5 किए तो 5 बनेगा। तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से केवल करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये था। और इसकी अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट इसकी बनेगी रेडियन वोल्ट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो अभी तक हमने सिर्फ इसको स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज किया। साथ में ये जो हम देख रहे हैं इस कंडीशन में ये जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है ये स्मॉल करंट मेजर करेगा। और स्मॉल करंट कितना मेजर कर पाएगा? जो एमीटर होता है वो एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इतने एम्पियर के टर्म में करंट मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट का मतलब ये है कि ये मिली एम्पियर में करंट मेजर करेगा। सो अभी तक हम इससे सिर्फ मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको मिली एम्पियर से एम्पियर तक ले जा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इसको करिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।